गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये जो है फॉरेन पॉलिसी इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए, सबसे पहले जो मुख्य तत्व है ना वो ये है कि पंचशील पर आधारित थी। ये जो विदेश नीति थी ना वो पंचशील पर आधारित थी। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो आज़ादी से भी पहले 1946 में पहली बार भारतीयों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारण करने का अवसर मिला। तो उस समय तक संसार लगभग दो गुटों में बंट चुका था। हम लोग जानते हैं 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराने के साथ ही दो ध्रुव बनने शुरू हो गए थे। एक था साम्यवादी दलों का, एक था पूंजीवादी दलों का। साम्यवादी जो गुट था उसका सर्वे सर्वा था रशिया, और जो पूंजीवादी गुट था उसका सर्वे सर्वा था अमेरिका। दोनों गुट के नेता अन्य दुर्बल शक्तियों को अपने गुट में शामिल करने को दबाव बना रहे थे। 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी विदेश नीति का ब्यौरा इस प्रकार दिया था। तो देखिए, उस समय बहुत बड़ी बात थी जब पूरी दुनिया दो ध्रुव में बट रही थी। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना इंडिपेंडेंट होने का निर्णय लिया कि उनकी विदेश नीति क्या रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। और आज देखिए, तब का बात था और आज का बात था। जितने देश जो है ना वो उन्होंने किसी एक देश का पिछलग्गू बनना स्वीकार किया, उन लोगों की दुर्दशा हो गई। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है उसमें आज देखिए कि जो कुछ भी है आज भी कमोबेश वही विदेश नीति जो है भारत में चल रही है और अच्छे से चल रही है। तो ब्यौरा इस प्रकार था कि यथासंभव हम दोनों गुटों की शक्तियों की राजनीति से, जहां दो गुट एक दूसरे के विरुद्ध डटे हुए हैं, से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि संसार दो गुटों में बंटना ही युद्ध का कारण था। संसार दो गुटों में बट गया था, इसलिए विश्व युद्ध हुआ था। तो दो गुटों में करना ही विश्व युद्धों का कारण था। हमारे अनुसार सिद्धांत और व्यवहार में सभी जातियों के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान अवसर। हम किसी देश का प्रभुत्व तो नहीं चाहते और न ही हम अपने लिए औरों पर कोई विशेषाधिकार चाहते हैं। तो देखिए, नेहरू का भारतीय विदेश नीति के उद्भव और विकास में मुख्य योगदान यह था कि उन्होंने निष्पक्षता अथवा समदूरी की नीति को अपनाया तथा भारत के दोनों गुटों से दूर रखा। निष्पक्षता की नीति का मुख्य तत्व यह था कि प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लिए जाएं तथा किसी एक गुट के प्रभाव में आकर निर्णय न लिया जाए। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शक्ति निशस्त्रीकरण तथा समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। भारत ने अपने निष्पक्ष रूप पर अधिक बल देने के लिए मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी। देखिए, कर्नल नासिर थे मिस्र के और मार्शल टीटो थे, है ना। ये दोनों ही सैनिक तानाशाह थे, लेकिन इन लोगों की ना बड़ी अच्छी छवि थी, इन लोगों की इज्जत हुआ करती थी। तो हम देखते हैं कि किसने, कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी। इस निष्पक्ष कॉन्फ्रेंस की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि एक समय पर लगभग 100 देश इसके सक्रिय सदस्य थे। देखिए, उसको बोलते हैं नैम, NAM, नैम, नन अलाइनमेंट मोशन, है ना। नैम नैम नन अलाइनमेंट मोशन यानी गुट निरपेक्ष, है ना। तो ये देखिए, नन अलाइनमेंट कंट्री जो थी ना, इनकी संख्या 100 तक पहुंच गई। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता, शांति, निशस्त्रीकरण तथा आर्थिक विकास। कितना अच्छा है, देखिए इसका था स्वतंत्रता, शांति, निशस्त्रीकरण यानी शस्त्र किसी के पास ना हो, खास करके परमाणु बम, और आर्थिक विकास। क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के दर्शन हम भारत चीन के बीच हुए पंचशील समझौते 1954 में देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। एक दूसरे के क्षेत्रों तक प्रभुसत्ता का आदर करेंगे, ये पंचशील था। एक दूसरे के क्षेत्रों तथा प्रभुसत्ता का आदर करेंगे,
दूसरा था अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे, यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता तथा आपसी लाभ पर बल देंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण करेंगे। क्या करेंगे? शांतिपूर्ण तथा सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण करेंगे। नेहरू द्वारा शुरू की गई यह पंचशील नीति दशकों से भारत की विदेश नीति की धुरी रही है। छोटे से छोटे देशों को भी बराबरी का दर्जा देने की नीति की शुरुआत नेहरू जी द्वारा की गई थी। नेहरू द्वारा शुरू की गई अब इस पंचशील नीति को कई अन्य देशों द्वारा अपने देश की विदेश नीति में शामिल किया गया। नेहरू के विदेश नीति के संदर्भ में ही भारत की परमाणु शस्त्र नीति भी बनाई गई। इस नीति के द्वारा भारत ही एक ऐसा परमाणु संपन्न देश है जो अपने परमाणु शस्त्र के नो फर्स्ट यूज की बात करता है। लेकिन हम भारत की परमाणु नीति में देखें तो नो फर्स्ट यूज़ वाला जो मामला है ना, वो हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन हम लोग कुल मिला के बोल सकते हैं कि नो फर्स्ट यूज़ की बात कौन करता है? भारत करता है कि हम लोग कोई ऐसा देश जो परमाणु संपन्न नहीं है उसके खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या युद्ध में पहले हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दो बात बोलता है भारत। लेकिन अब परमाणु नीति जो है ना, इससे कहीं ज़्यादा अलग हो चुकी है, तो उसके बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, जिसे कई मौके पर अन्य देशों द्वारा सराहना भी मिली है कि परमाणु शस्त्र के नो फर्स्ट यूज की नीति द्वारा संचालित करता है, जिससे कई मौक़ों पर अन्य देशों द्वारा सराहना भी मिली है। नेहरू की सबसे बड़ी असफलता संभवतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही छिपी थी। देखिए, थोड़ा सा आलोचना है कि उन्होंने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के अपना कद बढ़ाया, लेकिन उनकी असफलता भी जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही छिपी थी। उनकी पहली असफलता बिना सोचे समझे कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना तथा शांति स्थापित होने के पश्चात कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखना भी था। ये दो उनकी सबसे बड़ी जो है असफलता थी। इस प्रकार भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में भी समस्या का सही निर्णय न लेना भी एक बड़ी असफलता में गिना जाता है। यह भारत के लिए दो ऐसी समस्याएं छोड़ गए हैं जिन्हें सुलझाना कठिन है। आज भी भारत चीन के बीच जो सीमा समझौता है वो नहीं हो पा रहा है, और भारत पाकिस्तान जो है आज भी कश्मीर के मुद्दे पे उलझे हुए हैं। तो ये दोनों ही जो है ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मतलब छोड़ी गई विरासत मान सकते हैं। इस प्रकार यदि हमें नेहरू के विदेश नीति का मूल्यांकन करना हो तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों होते हुए भी कश्मीर और चीन नीति को छोड़ दें तो भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी भारत रूस मैत्री नीति आज भी देश को सबलता प्रदान कर रहा है। नेहरू जी द्वारा शुरू की गई गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है। विदेश नीति में दिया गया इनका योगदान भारतीय इतिहास में सदा अविस्मरणीय रहेगा। हजारों वर्ष पुराने इतिहास के सफ़र में भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की शांति, अहिंसा और सहनशीलता में ही वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व कल्याण की भावना रही है। साधना और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास ही हमारी विदेश नीति की नींव रही है। तो चलिए, ये सब हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक और टॉपिक लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका। हम अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमने देखा, अब हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो देखिए, प्रस्ताव जो है ना 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका को लिखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये भी ध्यान देने की बात होगी कि सामाजिक वर्गों की भूमिका जो थी ना, वो क्या थी, ये बताना जरूरी था। प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन प्रारंभ, 15 अप्रैल 1930 को बिहार के चंपारण एवं सारण जिलों से आंदोलन प्रारंभ, 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी, 9 मई 1930 को बिहार विदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा। छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की। चौकीदारी कर बंद आंदोलन हुए।
5 मई 1931 गांधी इरविन समझौता एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता पर आंदोलन पुनः सक्रिय। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आगे आगे देखें होता क्या कि आंदोलन में महिलाओं, कृषकों, शिक्षित मध्यम वर्गों का मुख्य योगदान रहा। मुसलमानों एवं श्रमिकों की अपेक्षाकृत कम भागीदारी रही। तो ये सब हम लोग देखने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अथवा इस विस्तार से हम लोग देखते हैं, हल्का सा विस्तार। पहले हमने मेन पॉइंट्स को देखा। मेन पॉइंट्स क्या था कि प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा। 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन प्रारंभ। 15 अप्रैल 1930 को बिहार के चंपारण एवं सारण जिलों से आंदोलन प्रारंभ। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी। 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा। छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की। चौकीदारी कर बंद आंदोलन हुए। 5 मई 1931 गांधी इरविन समझौता एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता पर आंदोलन पुनः सक्रिय हुआ, है ना। हम लोग आगे देखते हैं इसको। आंदोलन में महिलाओं, कृषकों, शिक्षित मध्यम वर्गों का मुख्य योगदान रहा। मुसलमानों एवं श्रमिकों की अपेक्षाकृत कम भागीदारी रही। अब आगे देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी आंदोलन का अगला पड़ाव था, जिसकी देश भर में व्यापक प्रभाव पड़ा। इसका प्रस्ताव 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया एवं गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पास हुआ और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। 26 जनवरी 1930 को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें छात्रों ने सक्रिय योगदान दिया। क्या दिया? सक्रिय योगदान दिया छात्रों ने। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की एवं 6 अप्रैल 1930 को हजारों लोगों के साथ दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। साथ ही सरकार विरोधी व्यापक सक्रियता भी इस दौरान देखी गई। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया। इसका प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ। सरकार ने आंदोलन का कठोरता से दमन किया एवं हजारों लोगों को कैद कर लिया गया। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन और तीव्र हो गया। 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा। 16 मई से प्रस्ताव का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ एवं इस कार्य में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब है क्या, इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला ऐसा आंदोलन रहा जिसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से प्रेरित होकर छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र न मिलने तक नंगे हड़ताल पर रहने का निश्चय किया। जब कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए तब यह नंगी हड़ताल खत्म हुई। मई 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। तो देखिए कितने चीज़ मिलते हैं मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी। आपको ना बहुत सारा जो है पॉइंट यहाँ से मिलता है कि नंगी हड़ताल कहाँ हुई, तो छपरा जेल में कैदियों ने की थी। नंगी हड़ताल किसने की थी? किसानों ने, श्रमिकों ने या कैदियों ने? तो कैदियों ने की थी। इसके अलावा देखिए सर अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी लीग की स्थापना कहाँ हुई? पटना में हुई। पटना में किस चीज़ की स्थापना हुई? तो स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। तो ये सब जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसका उत्तर जो है ना यहीं से आपको मिलेगा। तो प्री और मेंस दोनों की जो पढ़ाई है वो अलग अलग नहीं होती है, दोनों की पढ़ाई साथ साथ ही होती है। और हमारे जो संस्थान है उसमें हम छात्रों को प्री और मेंस एक ही साथ पढ़ाते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ाते। क्योंकि देखिए अलग अलग तो पढ़ाई हो भी नहीं सकती है। अगर अलग अलग पढ़ते हैं लोग तो फैक्ट्स और बाकी चीज़ों को जो है ना याद नहीं रख सकते। तो चलिए इसमें कुछ और पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो है ना उसको जैसे ही हम जोड़ेंगे हम आपको फिर इस चीज़ से दिखाएंगे इस चीज़ को। हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा? अभी हम लोगों ने 2 टॉपिक लिया ना। हम लोगों ने अभी 2 टॉपिक लिया, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति
और साथ में हमने जो है एक छोटा सा हिस्सा जो है इसका भी देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी देखा। हम लोग फिर आगे इसको और विस्तार रूप से देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।